नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल फिर से सरकार बनाने की ओर। तमिलनाडु और पुदुचेरी में विपक्षी दल के सत्ता में आने की संभावना। असम में भाजपा 71 सीटों पर और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 201 सीटों पर आगे। तमिलनाडु में डीएमके 140 सीटों पर और केरल में एलडीएफ और एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं। 4 लोकसभा सीटों और 9 राज्यों में 12 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और टीकाकरण पर विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 3 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए और 3,92,000 नए मरीज सामने आए। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा चुनाव मतगणना के ताजा रुझानों के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल और केरल में सत्तारूढ़ दल फिर सत्ता में बने रहते दिख रहे हैं, जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी में विपक्षी दलों के सरकार बनाने की संभावना है। निर्वाचन आयोग से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार असम में 126 सीटों में से 120 के रुझान मिल गए हैं। भाजपा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ एनडीए 71 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष 40 सीटों पर आगे है। निर्दलीय और अन्य 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल माजुली में आगे चल रहे हैं। असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा बोकाखाट सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता हिमंत बिस्व शर्मा, वरिष्ठ मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी, रंजीत दत्ता और परिमल शुक्लवैद्य भी आगे चल रहे हैं। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा गोहपुर सीट पर पीछे चल रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास पट्टाचरकुची सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। असम में मतगणना की ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं गुवाहाटी में मौजूद हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से। जी मानस, मतगणना के ताजा रुझान क्या हैं? जी विशाल, जैसे आपने बताया यही आंकड़े हैं। जैसे आपने कहा, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोग में कोई उलटफेर नहीं है, आसानी से बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन इसके विरोध जो आपने कहा, जैसे कहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बीपीएफ के 2 मंत्री अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो भाजपा के लिए बहुत ही कोई उलटफेर जैसे नहीं लगता। भाजपा और उनके सहयोगी के लिए वरिष्ठ जो नेता है, मंत्री है, आगे चल रहे हैं और लगता है जैसे अभी अब तक की रुझान है जो लीड है कि शायद भाजपा और उनके सहयोगी दल आराम से फिर से सरकार बना ले इस बार भी। विशाल जी मानस, आप पूरे प्रचार के दौरान निगाह बनाए रहे वहां पर। इस बार के चुनाव प्रचार में मुख्य मुद्दे कौन से हावी रहे? देखिए, यहाँ भाजपा के लिए भी वही मुद्दे थे जो विकास का था, एम्प्लॉयमेंट का था। प्रधानमंत्री आए, नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ पे गृह मंत्री आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी ने यही कहा कि अब भाजपा सरकार फिर से आती है तो जो विकास की जो गति है और तेज होना है। कांग्रेस ने भी यही विकास का मुद्दा निकाला था, एम्प्लॉयमेंट की बात कही थी, 5 गारंटी की बात कही। लेकिन शायद अब तक की रुझान से लगता है कांग्रेस के बात से प्रदेश के लोग मतदाता सहमत नहीं हुए। और जो भाजपा ने जो विकास का काम किया था पिछले 5 सालों में असम सरकार ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने, शायद उस पर विश्वास जताया और भाजपा के लिए पक्ष में मत डाले। विशाल जी धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। तमिलनाडु में 234 में से 232 सीटों के रुझान मिले हैं। डीएमके पार्टी के नेतृत्व में यूपीए 140 सीटों पर आगे है,
डीएमके 121 सीटों पर बढ़त, कांग्रेस 12 सीटों पर, सीपीआई और सीपीएम 2-2 सीटों पर और वीसीके 3 सीटों पर आगे हैं। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके नेतृत्व में एनडीए 91 सीटों पर आगे चल रहा है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 80, भाजपा 4 और पीएमके 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी, उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, डीएमके नेता एमके स्टालिन अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आगे हैं। केरल में विधानसभा की 140 सीटों के ताजा रुझानों के अनुसार परिणाम सत्तारूढ़ एलडीएफ गठबंधन के पक्ष में है। एलडीएफ लगभग 90 से भी अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 45 से अधिक सीटों पर आगे है। एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में मतगणना 3 केंद्रों में हो रही है। मतगणना के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पुदुचेरी क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्रों मन्नाडीपेड, मंगलम, कड्रिकामम, कामराजनगर, लासपेट, उप्पलम, एम्बलम और नल्लीथोपू की मतगणना जारी है। कराईकल क्षेत्र में 2 सीटों की मतगणना हो रही है। माहे और यानम सीट के लिए संबंधित क्षेत्र में ही मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अब तक एनडीए गठबंधन 8 सीटों पर आगे है, जिसमें से एनआर कांग्रेस 5 पर और भाजपा 3 सीटों पर है। एसडीए गठबंधन सहयोगी कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है और डीएमके 1 विधानसभा क्षेत्र में आगे है। यानम में निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। एनआर कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रंगासामी 2 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। वे यानम क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं और दूसरी सीट पर मतगणना शुरू होनी है। मतगणना केंद्रों पर कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्टाफ को फेस मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और पीपीई किट दिए गए हैं। पुदुचेरी से चंद्रमोहन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। और अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में 292 में से 284 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस 201 सीटों पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल में ताजा जानकारी के लिए चलते हैं कोलकाता में मौजूद हमारे संवाददाता अरिंदम चक्रवर्ती के पास। जी अरिंदम। फिलहाल ट्रेंड के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 292 सीटों में से 285 सीट का ट्रेंड आ चुके हैं, जिसमें एआईटीएमसी 200 सीट में आगे है और भाजपा 78 सीट में आगे है। कांग्रेस का 1 और निर्दल 2 सीट में आगे है। आजसू 1 सीट में और हाल ही हुआ राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी भी 1 सीट में आगे है। सबसे रोचक बात इस घड़ी ये है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पंचम दफा का मतगणना का बाद 3775 वोट से पीछे है नंदीग्राम सीट से जी। और भाजपा का उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी इस हाई वोल्टेज चुनाव में 50 से 50.8 वोट सुनिश्चित कर पाए हैं। ममता बनर्जी 45.23 वोट हासिल कर पाए हैं। जी अरिंदम, इस बार के चुनावों में ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे रहे जिनका मतदाताओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा? काफी सारे मुद्दा रह चुका है इस साल का चुनावी प्रचार में, जैसे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए इश्यूज, अनुप्रवेश या शरणार्थी इश्यूज काफी बड़े पैमाने पे सामने आए हैं। आम्फान का जो पीड़ित लोगों का अंदर, आम्फान साइक्लोन का पीड़ित लोगों का अंदर सेंट्रल फंड, केंद्रीय अनुदान का बंटन को लेके का इश्यूज काफी आए हैं। इसका सिवा आपका ममता बनर्जी ने बहिरागत इशू को भी काफी बड़े पैमाने पे प्रचार में सामने लाए थे और अंतिम चरण में कोरोना का प्रादुर्भाव देश में आने का बाद जी बंगाल के कोरोना का इन्फेक्शन आने के लिए सत्ताधारी तृणमूल पार्टी ने भाजपा का एगेंस्ट पे कोरोना का इस राज्य में प्रादुर्भाव लाने के लिए प्रधानमंत्री और सहित भाजपा का लीडर्स को भी रेस्पॉन्सिबल किया है। जी अरिंदम, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। पहले डाक मतपत्रों को गिना गया। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में
विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल तक कराए गए थे। महामारी के दूसरे दौर को देखते हुए मतगणना के दौरान पूरी तरह सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा उपायों के अनुसार किसी भी उम्मीदवार या मतगणना एजेंट को मतगणना कक्ष में आरटी-पीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट के बिना जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले चुके लोगों को अनुमति दी गई है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। निर्वाचन आयोग मतगणना के दिन या अगले दिन किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। संबंधित चुनाव अधिकारी से प्रमाण पत्र लेने के लिए विजयी उम्मीदवारों के साथ 2 लोगों से अधिक को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारे एलजेपी और यूपीपीएल का साथ हम सरकार बनाएंगे, ये स्पष्ट है। और सब जनता की जो आशीर्वाद सहयोग के वजह से हुआ है, तो अभी तो इंतजार करना पड़ेगा आखिरी गिनती तक। तो अभी जो ट्रेंड तो हमारे पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शुक्ला ने प्रतिक्रिया दी है कि मौजूदा रुझान ये बताते हैं कि भाजपा का सभी राज्यों में सतत विस्तार हो रहा है। पुदुचेरी का भारतीय जनता पार्टी के वेब की तरफ जनादेश देना और वहां पर जहां पर कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी, कांग्रेस को नकारना। केरल में वामपंथी पार्टियों का रिपीट होना, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का रिपीट होना, असम में भारतीय जनता पार्टी का फिर से रिपीट होना, लेकिन पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का और वहां से कांग्रेस को पराजित करना, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का सतत विस्तार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भले हम जीत के लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाए, लेकिन हमने अपने सीटों की संख्या में 28 गुना इजाफा किया है। यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली परिघटना है। पश्चिम बंगाल में मतगणना के रुझानों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे राज्य में पार्टी के लिए बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के अथक प्रयासों से राज्य में भाजपा के जनाधार में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। श्री भाटिया ने कहा कि 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में भाजपा की सीटों में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की तरह भाजपा चुनाव परिणाम के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को दोष नहीं देती। तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद शताब्दी राय ने पश्चिम बंगाल चुनाव को सर्वाधिक निर्णायक चुनाव बताया है। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय चुनाव की तरह प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चुनाव परिणाम का 2024 में राष्ट्रीय चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस की बढ़त के बाद भाजपा पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा असम और पुदुचेरी में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को श्रेय देगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में पार्टी के प्रदर्शन के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को दोषी ठहराएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में खराब प्रदर्शन के लिए भाजपा सहयोगी दल एआईएडीएमके को जिम्मेदार ठहराएगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश कारात ने केरल विधानसभा चुनाव में वाम दलों की अच्छे प्रदर्शन के लिए सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि राज्य के लोगों ने कोविड महामारी और बाढ़ की स्थिति से निपटने में पी विजयन सरकार के काम की प्रशंसा की है। श्री करात ने कहा कि ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में पिछले 40 वर्षों में कोई भी सरकार लगातार दोबारा सत्ता में नहीं आई है। लोकसभा की 4 सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। इसमें आंध्र प्रदेश में तिरुपति, कर्नाटक में बेलगाम, तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मलप्पुरम शामिल हैं। तिरुपति निर्वाचन क्षेत्र में वाईएसआर कांग्रेस के मदिला गुरुमूर्ति 1,44,000 वोटों से आगे हैं। मलप्पुरम सीट पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अब्दुसमद समादानी 58,900 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। कन्याकुमारी सीट पर कांग्रेस के विजय वसंत अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के राधा कृष्णन से 85,800 से अधिक वोटों से आगे हैं। बेंगलुरु से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है।
कर्नाटक के उत्तर प्रांत बेलगावी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। पूर्व रेलवे मंत्री दिवंगत सुरेश अंगड़ी यहां से 4 बार लगातार जीत कर आए थे। इस बार उनकी पत्नी को बीजेपी ने उतारा है और वह काफी कम अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश जारकीहोली से आगे हैं। बसो कल्याणा और मस्की विधानसभा क्षेत्र में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने बसो कल्याणा सीट में बढ़त हासिल की है और मस्की इस बार भी कांग्रेस उम्मीदवार आगे हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। देश में 9 राज्यों के 12 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। इसमें राजस्थान की 3, कर्नाटक की 2 और गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना और उत्तराखंड की 1-1 विधानसभा सीट शामिल है। गुजरात में पंचमहल जिले की मोरवा हदफ सीट पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आगे है। वह 8000 से अधिक वोटों से आगे है। झारखंड की मधुपुर सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए है। कर्नाटक की बाबासा कल्याण सीट पर भाजपा के शराणु सालागर 7172 वोटों से और मास्की सीट पर कांग्रेस के बासना गौड़ा तुरुविहिल 16200 से अधिक वोटों से आगे हैं। मध्य प्रदेश में 5वें दौर की गणना के बाद कांग्रेस के अजय कुमार टंडन लगभग 4700 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र की पंढरपुर सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार 638 वोटों से आगे है। मिजोरम में सरचिप निर्वाचन क्षेत्र में चौथे दौर की मतगणना के बाद विपक्षी दल जोरम पीपुल्स मूवमेंट का उम्मीदवार 2900 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए है। राजस्थान में सत्ताधारी कांग्रेस 2 सीटों पर और भाजपा 1 सीट पर आगे है। कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री देवी सहारा सीट पर और मनोज कुमार सुजानगढ़ सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा की दीप्ति किरण महेश्वरी राजसमंद सीट पर आगे हैं। तेलंगाना में 13वें दौर की मतगणना के बाद नागार्जुन सागर सीट पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के एन भगत 7000 से अधिक वोटों से आगे हैं। उत्तराखंड की सल्ट सीट पर भाजपा उम्मीदवार 1200 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। नागालैंड में 51 नोक्सेन विधानसभा सीट के उपचुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस की सहयोगी नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार एच चुबाचांग बिना किसी मुकाबले के निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 60 सदस्यों की विधानसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट के सदस्यों की संख्या 21 हो गई है। उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणामों पर आज रात 9:15 बजे विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में जाने माने विशेषज्ञ चुनाव परिणामों का विश्लेषण करेंगे और नतीजों पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अन्य फ्रीक्वेंसियों पर रात 9:15 बजे से प्रसारित होगा। ये विशेष परिचर्चा हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल फिर से सरकार बनाने की ओर, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विपक्षी दल के सत्ता में आने की संभावना। असम में भाजपा 60 सीटों पर और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 202 सीटों पर आगे। तमिलनाडु में डीएमके 119 सीटों पर, केरल में एलडीएफ 90 और एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 4 लोकसभा सीटों और 9 राज्यों में 12 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और टीकाकरण पर विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक की। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 3 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए और 3,92,000 नए मरीज सामने आए। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन लगाया
और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विशेषज्ञों के साथ देश में कोविड महामारी और टीकाकरण संबंधी मुद्दों की समीक्षा की। बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता, कोविड संबंधी दवाइयों, मानव संसाधन की स्थिति और स्थिति में सुधार के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने और मुद्दों के समाधान के लिए लगभग प्रत्येक दिन बैठक कर रहे हैं। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के बढ़ते रोगियों के कारण देश में कुल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की दर में लगातार कमी हो रही है। एक दिन में 3 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 3,07,000 के अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 1,59,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। नए मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण स्वस्थ होने वालों की दर और कम होकर 81.77% हो गई है। इस समय देश में 33,49,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,92,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 18,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में कल 18 से 44 वर्ष के लोगों को 86,023 टीके लगाए गए। मध्य प्रदेश के भोपाल में विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान को राज्य के पहले ड्राइव इन सिनेमा में शुरू किया गया है। टीकाकरण श्यामला हिल्स में राज्य पर्यटन निगम के होटल लेक व्यू में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ड्राइव इन टीकाकरण सुविधा 45 के ऊपर के पूर्व पंजीकृत नागरिकों के लिए शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच कोविड पॉजिटिविटी दर घटकर 20.3% हो गई है। राज्य में 88,511 सक्रिय मामले हैं, जबकि 14,562 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। 1 मई को 489 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त हुई है। राज्य के सभी जिलों में कुल 58 नए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के पहले दिन कल 95,535 टीके लगाए गए। राज्य सरकार ने तीसरे चरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से मिली 3 लाख वैक्सीन विभिन्न जिलों में वितरित की है। इस बीच मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या घट रही है। ओडिशा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण 14 दिन के राज्यव्यापी लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन बुधवार से लागू होगा। लॉकडाउन 19 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सप्ताहांत प्रतिबंध भी पहले की तरह जारी रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर के मंडल आयुक्त पांडुरंग के पॉल ने इस हेल्पलाइन की शुरुआत की। श्रीनगर में वार कंट्रोल रूम की स्थापना का मूल उद्देश्य आम लोगों को नगर के अस्पतालों में आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, पॉजिटिव मामलों के आंकड़े, कोविड परीक्षण, टीकाकरण विवरण के अलावा कंटेनमेंट क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस बीच श्रीनगर शहर के सभी अस्पतालों को कोविड-19 वार कंट्रोल रूम के साथ जोड़ा गया है, ताकि वेबसाइट पर सभी सूचनाएं समय पर उपलब्ध करवाई जा सके। ये वार कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। सूत्र मॉडल पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि सरकार को मार्च में कोविड महामारी की दूसरी लहर की चेतावनी दी गई थी। देश में कोविड महामारी के भविष्य के रुख को स्पष्ट करने के लिए सूत्र मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। इस मॉडल पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के समूह ने बयान जारी कर कहा है कि गणितीय मॉडल से केवल उसी स्थिति में अनुमान लगाया जा सकता है जब वायरस और उसके संक्रमण की प्रकृति में बहुत अधिक परिवर्तन न हो। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोविड महामारी के मामले में वायरस की प्रकृति बड़ी तेजी से बदल रही है। ऐसे संदर्भ में कोविड महामारी के बारे में कोई भी अनुमान निरंतर पुनः समायोजित किया जाना चाहिए। सूत्र मॉडल पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कहा कि महामारी के भविष्य के रुख का बेहतर अनुमान लगाने के प्रयास जारी रहेंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 250 टन ऑक्सीजन लेकर पहुंच रही है। विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने की गति तेज करते हुए
भारतीय रेलवे ने देश भर में विभिन्न राज्यों को 56 टैंकरों के जरिए 813 टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। 174 टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र को, 356 टन उत्तर प्रदेश को, 134 टन मध्य प्रदेश को, 160 टन हरियाणा को और 70 टन ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंचाई गई है। 120 टन ऑक्सीजन के साथ दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी आज शाम दिल्ली पहुंचेगी। समुद्र सेतु 2 अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के 7 पोत विभिन्न देशों से ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक कंटेनर और अन्य चिकित्सा उपकरणों की खेप भारत लाने के लिए तैनात किए गए हैं। इनमें आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार को फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है। ये दोनों पोत 30 अप्रैल को बहरीन में मनामा बंदरगाह पहुंचे थे। आईएनएस तलवार 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के साथ स्वदेश के लिए रवाना हो गया है। भारत को विदेशों से लगातार दवाएं, चिकित्सा उपकरण और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, उज्बेकिस्तान और बेल्जियम से मेडिकल मदद मिल रही है। कल रात अमेरिका से एक और विमान 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और अन्य जरूरी सामान लेकर भारत पहुंचा। इससे देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ी है। कल रात उज्बेकिस्तान से भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर एक विमान आया। उज्बेकिस्तान के भारतीय समुदाय ने 51 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दान किए हैं। कल जर्मनी से 120 वेंटिलेटर मिले। जर्मनी अगले सप्ताह एक सचल मोबाइल उत्पादन और फिलिंग संयंत्र भेजेगा। उधर फ्रांस से 8 ऑक्सीजन जनरेटर सहित 28 टन चिकित्सा उपकरण और अन्य सामग्री आज पहुंची। वहीं भारत ने बेल्जियम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 9000 शीशियों की खेप आने का स्वागत किया है। ये खेप आज तड़के पहुंची। विदेश मंत्रालय ने भारत में विदेशी उच्चायोगों और दूतावासों से अनुरोध किया है कि वे ऑक्सीजन सहित आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की जमाखोरी से बचें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि मंत्रालय विशेषकर कोविड से संबंधित उनकी चिकित्सा मांगों को पूरा कर रहा है और उन्हें अस्पतालों में इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। विधानसभा चुनाव मतगणना के ताजा रुझान इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों में से 285 के रुझान उपलब्ध हैं। तृणमूल कांग्रेस 202 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा 78 सीटों पर तथा निर्दलीय और अन्य 5 सीटों पर आगे हैं। असम में 126 सीटों में से 120 के रुझान मिले हैं। भाजपा 56, कांग्रेस 29, असम गण परिषद 11, एआईयूडीएफ 12 तथा निर्दलीय और अन्य 12 सीटों पर आगे हैं। तमिलनाडु में 234 सीटों में से 232 के रुझान इस प्रकार हैं। डीएमके 119, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके 182, कांग्रेस 13 और अन्य 18 पर बढ़त बनाए हुए हैं। केरल में सभी 140 सीटों के रुझान मिल गए हैं। सीपीएम 56 सीटों पर, सीपीआई 16 सीटों पर, कांग्रेस 25 पर, आईयूएमएल 13 तथा अन्य 30 पर आगे हैं। पुदुचेरी में कुल 30 सीटों में से एनआर कांग्रेस ने 2 तथा भाजपा और डीएमके ने एक-एक सीट जीत ली है। एनआर कांग्रेस 3 सीटों पर, भाजपा 2, कांग्रेस 2 और निर्दलीय 1 पर आगे चल रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उन्हें अंक किस प्रकार और किस आधार पर देंगे। बोर्ड ने कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक परिणाम सौंप देंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज नई दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दिन में 3:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असम, केरल और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल फिर से सरकार बनाने की ओर। तमिलनाडु और पुदुचेरी में विपक्षी दलों के सत्ता में आने की संभावना। असम में भाजपा 56 सीटों पर और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 202 सीटों पर आगे। तमिलनाडु में डीएमके 119 सीटों पर, केरल में एलडीएफ 90 और एनडीए 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 4 लोकसभा सीटों और 9 राज्यों में 12 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की मतगणना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड और टीकाकरण पर विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक की। देश में अब तक 15 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 3 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए और 3,92,000 नए मरीज सामने आए। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन लगाया। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से
और पंजाब किंग्स का दिल्ली कैपिटल से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।